मेनोपॉज के लिए सही एज क्या होती है? राइट एज आजकल जो मेनोपॉज की हो गई है दैट इज अराउंड, एकदम से आपका ना जो वो बोन लॉस होना शुरू हो जाता है और वेजाइनल ड्राइनेस बहुत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। यस तो हमारा बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है। जब ऐसा हो जाए कि अब आपको आज पीरियड नहीं आया और उसके बाद 1 साल तक नहीं आया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज। आजकल हम देख रहे हैं बहुत महिलाओं को अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। जो चीज़ हमें 45-50 के आसपास होनी चाहिए वो हमें 30 और 35 साल की उम्र में आने लगती है। उनकी तो बोन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इतनी जल्दी अगर उनको मेनोपॉज आ गया है। ईस्ट्रोजन को यूथ हार्मोन कहा जाता है, जो एक महिला की ब्यूटी होती है, जो यूथनेस होती है, तो जवानी भी गई काइंड ऑफ। ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई। हाँ, कीगल्स एक्सरसाइज, जिनको वीक लगता था और उन्होंने ये एक्सरसाइजेस करी, दे हैव गेन्ड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। क्या महिलाएं और पुरुष बराबर होते हैं? सिद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो ये बात सही होती है, वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो कितनी सही होती है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल एस्पेक्ट्स के तौर पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं में अलग होती हैं, चाहे वो पीरियड्स की शुरुआत हो या पीरियड्स का ख़त्म होना हो। बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं एक महिला के जीवन में जो उसके लिए अलग तरह की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। तो आज बात करेंगे ऐसी ही एक चुनौती की, जो कि है मेनोपॉज। किस तरह से मेनोपॉज को डील करना चाहिए? क्या 35, 40, 45 के बाद जब भी मेनोपॉज होता है तो सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीज़न सिर्फ एक मेनोपॉज को ही मानना चाहिए, जैसा कि आमतौर पर महिलाएं सोचती हैं? क्या मेनोपॉज का जो वक्त होता है वो स्मूथ भी गुजारा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अंजना सिंह हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से जुड़ी हुई हैं, और आज आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हेलो पूजा। जैसा कि मैंने कहा, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुष तो बराबर होती हैं। राइट। आप फिजियोलॉजी के हिसाब से, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कितना बराबरी देखती हैं महिलाओं और पुरुष की? स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए या मेंटली देखा जाए तो डेफिनेटली पुरुष और महिला बराबर हैं, बट कुछ हमारी जो शरीर की संरचना है वो इस तरह से हुई है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि हमें बहुत, हमारी जीवन शैली बहुत अलग अलग श्रेणियों से गुजरती है। जैसे बचपन में, जैसे जब 11-12 साल की बेटी होती है तो उसको पीरियड्स आना शुरू होता है, जिसको हम मिनार्की कहते हैं। उस टाइम पे कुछ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद वो एडोलेसेंट होती है, तब भी उसका फिजिकल चेंजेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लड़कों में भी होते हैं, बट फीमेल्स ज़्यादा उसमें गो थ्रू करती हैं। और फिर जब वो एडल्ट एज में आती हैं, रिप्रोडक्टिव एज में आती हैं, तो इतना बड़ा फिजियोलॉजिकल डिमांड उनकी बॉडी पे आता है इन फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं फीमेल्स के। यहाँ तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ के हिसाब से महिलाएं फिर डेफिनेटली। और मेंटल भी, आपने जैसे कहा कि मेंटल लेवल की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की मेंटल एज पुरुषों के मुकाबले 5 साल ज्यादा होती है। तो स्ट्रेंथ तो महिलाओं में ज्यादा हुई। ट्रू। फिर जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि पहली बात तो महिलाएं हर चीज को मेनोपॉज से जोड़ती हैं। वेरी ट्रू। क्या ये बात सही है कि अगर वो इरिटेबल हैं तो मेनोपॉजल है, वजन बढ़ रहा है तो ये भी मेनोपॉज की वजह से है, उनको बार बार रोना आ रहा है या वो बहुत भूख लग रही है तो भी मेनोपॉज की वजह से? क्या ये सारी बातें मेनोपॉज से जुड़ी हुई हैं? एक्चुअली पूजा, डिपेंड करता है कि आप किस उम्र पे ये सिम्टम्स फील कर रहे हैं। क्योंकि ये मूड स्विंग्स, वेट गेन होना, ये जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं, उससे पहले भी PMS जैसे आपने सुना होगा, तब भी होता है। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर दूं, और दे कीप थ्रोइंग टैंट्रम्स एंड ऑल ना। तो बट अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको अराउंड 40 आ रहे हैं या 40 के बाद आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये मेनोपॉज की वजह से हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में थोड़ा सा जो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो ओवरीज के एग्स हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन्स भी कम हो रहे हैं। और ईस्ट्रोजन्स कम होने की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। क्योंकि हमें ना बहुत मूड स्विंग्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमें और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। हमें एकदम से हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, कभी सर्दी लगना, कभी गर्मी लगना। कई बार ये होता है कि हमें यूरिनरी कंप्लेंट्स होने लगती हैं, बार बार यूरिन आता है, हंसने चीखने पे यूरिन आ सकता है। हमें लगता है कि सडनली हमारी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं या बोन्स वीक हो गई हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि
मेनोपॉज की वजह से ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बट देन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर एज ग्रुप में इसी कारण की वजह से हो। जैसे आपने कहा कि कभी कभी यूरिन भी उसका कंट्रोल भी जी। खराब हो जाता है, ये जी। मेनोपॉज से जुड़ा हुआ है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं, जो ब्लैडर की मसल्स हैं, वो वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लो ईस्ट्रोजन लेवल्स। अच्छा। और जो उसका जो लाइनिंग है वो भी ईस्ट्रोजन की वजह से जो डेवलप हुई हुई होती है, वो थोड़ा सा ड्राइनेस होने की वजह से आपकी फिजियोलॉजी ऐसी हो जाती है कि जब भी आप बहुत ज़ोर से हंसते हो या चीखते हो तो एकदम से सडनली यूरिन आ सकता है, जिसको कि हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसे हमारे पास आती हैं 40-45 की एज ग्रुप में, जो कहती हैं कि मैम मेरा तो आजकल हंसना ही बंद हो गया है, जैसे ही हंसती हूँ ऐसा लगता है मेरे कपड़े गीले हो गए। तो जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि उनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। तो ये जो यूरिन कंट्रोल जाता है, ये टेम्परेरी ऐसी प्रॉब्लम आती है, मेनोपॉज के बाद ठीक हो जाएगी या बाद में भी रह सकती है? नहीं, जनरली इसकी शुरुआत मेनोपॉज के बाद होती है, बट किसको कितना सिवियर होगा वो डिपेंड करता है कि उस लेडी की एक तो डिलीवरीज कैसे हुई हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, बट वो बहुत लंबा लंबा लेबर चलता है, तो उसमें उस लेबर के प्रोसेस के दौरान जो हमारी मसल्स होती हैं, जो वेजाइना की मसल्स होती हैं, जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। और स्पेशली उन लोगों की जिनकी होम डिलीवरीज हों, उनकी तो ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उन लोगों को ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। ऐसा अगर बिकॉज एक्चुअली क्या है कि ड्यूरिंग लेबर बहुत सारा स्ट्रेस पड़ता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर, क्योंकि जो बच्चे का सिर है वो पूरी हर टाइम जब तक वो आउट नहीं हो जाता बच्चा, तब तक वो उसको पुश कर रहा है। तो कुछ लोगों की मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं उस पुशिंग वगैरह की वजह से। और अगर आपकी ऑलरेडी इनहेरेंटली वीक है, जैसे आप जेनेटिकली भी कुछ लोगों की मसल्स वीक होती हैं, तो ऊपर से लॉन्ग टर्म लेबर हो गया, तो उससे क्या होता है कि विद एज स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, तो उनको ये मसल्स वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं कि सडनली हंस रहे हैं, खांस रहे हैं, खांसने पर भी या बहुत कई बार बहुत ज़ोर से बोलने पे भी एकदम से यूरिन आ जाता है। और ये प्रॉब्लम फिर उनकी एग्रेवेट ही होती है विद एज, बिकॉज ईस्ट्रोजन्स तो अब खत्म हो गए। ऐसा तो नहीं है कि आपको फिर ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम लोग ऊपर से ईस्ट्रोजन्स देते हैं उनको। अच्छा। लगाने वाले भी ईस्ट्रोजन्स देते हैं, जो लोकल एप्लीकेशन होता है वो भी देते हैं और ओरल भी देते हैं, ताकि ये वाली प्रॉब्लम उनकी मिनिमाइज्ड रहे। यानी जो यूरिन कंट्रोल से बाहर है, उसके आपने सुना होगा काफ़ी एल्डरली लोगों को कि उनको डायपर्स पहनने पड़ते हैं। हाँ। फीमेल्स को भी, नॉट जस्ट मेल्स, वो इसी वजह से, क्योंकि उनको इनकॉन्टिनेंस वाली है जो एकदम से यूरिन निकलने वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो उसका इलाज यही है कि आप ईस्ट्रोजन एप्लीकेशन से, हाँ, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर कुछ ड्रग्स हैं जो यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि हमारी ये टोन जो है ब्लैडर की वो बनी रहती है। इससे पहले कि ईस्ट्रोजन के ओवरऑल रोल पर आएँ कि ऐसा क्या करता है ईस्ट्रोजन जिससे महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई जाती हैं, क्या वो मदद करती हैं? अगर बहुत अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाता है और लेडी डॉक्टर के पास आ जाती है, तो एक एक्सरसाइज होती है कीगल्स एक्सरसाइज, जिसको कि हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी कहते हैं। जनरली जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है, हम उनको डिलीवरी के बाद भी कहते हैं कि आप ये कीगल्स एक्सरसाइजेस करिए, तो इससे आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि पेल्विक फ्लोर वीकनेस ही इनकॉन्टिनेंस का कारण है। तो इसमें फीमेल्स को बस अपना एनस और जो यूरिन वाला रास्ता होता है उसको ऊपर खींचना होता है, होल्ड करना होता है थोड़ी देर और फिर रिलीज करना होता है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, आप कभी भी कर सकते हो। आप टीवी देख रहे हो, आप लेटे हुए हो, आप किचन में खड़े हो, जब भी याद आए आप 100-50 बार कर लो, तो आपकी वो पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। ऐसे ही अगर मेनोपॉज के बाद आपको ऐसा, तो फर्स्ट जो हम बोलते हैं हर महिला को जब वो ओपीडी में आती है कि कीगल एक्सरसाइजेस ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर ड्रग्स और ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। डॉक्टर अंजना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर कुछ फीमेल्स को नहीं समझ में आए, इंटरनेट पर अवेलेबल होती है कि कीगल्स एक्सरसाइज कैसे की जाती हैं। वो मेरा ख्याल है जिसको भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है किसी भी एज में हेल्प करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियल फेजेस में अगर कोई महिला बहुत रिलीजियसली करती है, मतलब एक बार में आप 100 टाइम्स तो बहुत इजीली हो जाता है। आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हो, जितनी बार भी 3-4 बार, जब भी याद आए, लेटे लेटे आपको याद आए, सोने से पहले, उठने के बाद, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। जी। मेनोपॉज जैसे आपने बताया कि एग्स बनने ख़त्म हो जाते हैं और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है, क्या रोल रहता है ईस्ट्रोजन का
जिसके बंद होने से फिर एक के बाद एक मेनोपॉज के दौरान समस्याएं आती हैं। क्यों महिलाओं के जीवन में ये हार्मोन इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, एक तो ईस्ट्रोजन को यूथ हार्मोन कहा जाता है, जो एक महिला की ब्यूटी होती है, जो मतलब यूथनेस होती है, तो जवानी भी गई काइंड ऑफ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज व्हाई ईस्ट्रोजन्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, यू नो। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, एक तो ओस्टियोपोरोसिस, मतलब हमारी हड्डियों को का वीक होना। ईस्ट्रोजन का बहुत रोल है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ बिल्डिंग में। और जैसे ही हमें मेनोपॉज आता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं, आप देखेंगे कि 40 के बाद एकदम से आपका ना जो वो बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, और 50-60 पे तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि फीमेल्स को ना बहुत ऐसे स्ट्रेंथ और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सो दैट उनकी बोन्स स्ट्रांग रहें। दूसरा, आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाती है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से। जो स्किन का लुब्रिकेशन है, वो हमारा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो उसको हेल्प करता है करने में। वेजाइनल ड्राइनेस बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की भी म्यूकोजा बहुत ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। लुब्रिकेशन नहीं होगा तो आपको इंटरकोर्स में भी काफ़ी बार महिलाओं को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। यस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज दैट कॉइटस इज वेरी पेनफुल, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो फीमेल्स जनरली अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए यू नो, आई मीन, इट इज़ बीन सेड लाइक दैट। उसके अलावा हार्ट कार्डियो प्रोटेक्टिव है ईस्ट्रोजन। अच्छा, हाँ, हमारा जो बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, आपका जैसे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आफ्टर मेनोपॉज होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ईस्ट्रोजन का कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन जो है ना, लिपिड प्रोफाइल को भी, मतलब ठीक, जो हमारा जो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल हुआ, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, ये हमारे खराब वालों को मतलब कम करता है, और जो कार्डियो प्रोटेक्टिव HDL है उसको बढ़ाता है। तो ये ऑपोजिट हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। इसीलिए आमतौर पर महिलाओं में हार्ट अटैक की टेंडेंसी कम पहले कम होती है, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन है जो पुरुषों के पास नहीं है। और आफ्टर मेनोपॉज वो, क्योंकि प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है, तो महिलाओं को हार्ट डिजीजेस होने का बहुत हाई रिस्क होता है। और दूसरा है स्ट्रोक। क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो एकदम से स्ट्रोक्स वगैरह होने का भी बहुत चांसेस होता है महिलाओं को। और एक मैंने पहले बताया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत हो जाता है। आपकी आईसाइट्स वगैरह भी, यू नो, यू टेंड, बिकॉज आपकी आई मसल्स भी वीक हो जाती हैं, आईसाइट भी आपकी कमज़ोर हो जाती है। वेट गेन, ईस्ट्रोजन कम होने से हमारा मसल मास कम हो रहा है, और बेजल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है हमारा। तो हम जितना मेहनत करते हैं उतना वेट लॉस नहीं होता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। आपने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, एक एक करके मैं उन पर आपसे पूछूंगी। आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है, यानी हड्डियां आपकी वीक होने लगती हैं, तो फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो जब ईस्ट्रोजन इतना कम हो रहा है और बोन हेल्थ भी खराब हो रही है, तो क्या हर किसी को फिर ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट देना ही पड़ेगा, या फिर उनको अपने बोन हेल्थ के लिए कुछ करने की ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं है कि आप ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही दें। आप कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, फॉर दैट मैटर योगा करके, कार्डियो एक्सरसाइजेज करके भी आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। लाइफस्टाइल, जैसे आप कैल्शियम रिच जो फूड है वो खा के आप कर सकते हो। विटामिन D प्रॉपर आप एक्सपोजर रखें, तो उससे भी आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहती हैं। हर किसी को ईस्ट्रोजन थेरेपी नहीं दी जाती, सिर्फ वही लोग जिनका कि BMD बहुत पुअर है, या पहले से ही जिनकी बोन्स वीक है, उनको हम देते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन थेरेपी के लॉन्ग टर्म देने पर अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें देखा गया है कि अगर हमने बहुत सालों तक, 5 साल 7 साल तक ईस्ट्रोजन दिया, तो उसमें बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसमें जो सबसे खतरनाक है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो इसीलिए मना किया जाता है कि बहुत ज़्यादा HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम उन महिलाओं को ही देते हैं जिनको बहुत विगरस सिम्टम्स हैं, या तो किसी को बहुत ज़्यादा वेजोमोटर, मतलब हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, कि उसको नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, बहुत मतलब गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो उन लोगों को वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 3 महीने के लिए दे दिया, 6 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंजेस ही करने पड़ेंगे, उसी से आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप कैल्शियम रिच डाइट ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। विटामिन डी एक्सपोजर रखिए, एक्सरसाइजेस तो मतलब 40 के बाद तो आई मीन मस्ट है
करनी मस्ट करनी ही करनी है। आमतौर पर फीमेल्स छोड़ देती हैं हाँ, वो बिकॉज क्योंकि मेनोपॉज हो रहा है। हाँ वो कहती है मेनोपॉज हो रहा है, अब तो हमें रेस्ट की जरूरत है, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी। क्या कहना चाहेंगी आप उन फीमेल्स? उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक तो मैं तो सब महिलाओं को कहती हूँ कि अब आप मेनोपॉज में जा रहे हो, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। पहले तो इतना बच्चों का स्कूल और कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो अब तो एटलीस्ट उनको समय निकालना चाहिए कि वो रेगुलरली वॉक पे जाएं, या मतलब अगर आप हफ्ते में 3 बार भी एक्सरसाइजेस कर पाते हो, कार्डियो करो या वेट बेयरिंग करो, तो वो आपकी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इससे पहले कि महिलाएं एक्सक्यूज दें, मैं आपसे अब ये सवाल उनकी तरफ से पूछती हूँ कि एक्सरसाइज ईस्ट्रोजन तो बनाएगी नहीं, तो हमें क्या फ़ायदा करेगी? बेसिकली हमारा ईस्ट्रोजन ना बनाए, बट हमारी जो मसल्स हैं वो उनको स्ट्रॉन्ग करेगी, और वो मसल्स की वीकनेस से ही हमारे जॉइंट्स बेसिकली खराब होते हैं। क्योंकि कोई भी कभी भी अगर फीमेल को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए नहीं होती कि क्योंकि उसकी बोन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उस जॉइंट के ऊपर नीचे वाली जो मसल्स हैं वो यूज नहीं हो रही हैं और उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी वजह से सारा लोड उस पे आ जाता है, जॉइंट पे आ जाता है और बोन्स पे आ जाता है, तो इसलिए हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना मसल मास को इम्प्रूव करें, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। क्या ऐसी फीमेल्स जिन्होंने 40 की उम्र तक कोई एक्सरसाइज नहीं की, उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगी कि ये एक्सरसाइजेज आप करिए, आपको फ़ायदा होगा? जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो कार्डियो है, बिकॉज वो आपका हार्ट प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा होगा, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा, बैड को कम करेगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 40s के बाद तो हमारा मसल मास बहुत कम होने लगता है, इट ड्रास्टिकली फॉल्स। तो हम कुछ भी चीज 1 किलो 2 किलो भी चीज उठाते हैं तो हमारे हाथों में क्रैम्प आ जाता है, थोड़ा सा हम चलते हैं तो पैरों में, काफ मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। तो एक जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस होती है ना, जैसे हम रेजिस्टेंट बैंड्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कि आप थोड़े थोड़े वेट उठाइए, हाँ, वो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कई बार क्या करते हैं कि लोग बहुत हैवी एक बार में उठा लेते हैं और सडनली बैक और हाथों में क्रैम्प आ जाता है, एंड देन जस्ट डोंट गो टू द जिम फॉर अनदर, भी नहीं जाते फिर 2 वीक्स के लिए जिम भी नहीं जाएंगे, टिल दोबारा से जब वो मोटिवेशन जब तक ना वो स्प्री आए। तो अपनी बॉडी के हिसाब से आप धीरे धीरे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करिए, तो उससे आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। जिसने नहीं भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब यंग एज, एडल्ट एज तो ऐसे फुर्र से उड़ जाती है ना, पता ही नहीं चलता। वो तो जब आपको आप उठ नहीं पाते हो, सो के जब उठते हो आपको स्टिफनेस होती है, हाथों में झंझनाहट होने लगती है, वो भी इस एज ग्रुप में ही होती है। तब जाके बंदा सोचता है या डॉक्टर कहता है कि भाई अब इनफ इज इनफ, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। तो 40 के बाद जैसे आपने कहा, अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की, 1 किलो डंबल से भी शुरू किया, उस समय भी मसल मास इंप्रूव हो सकता है? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। बहुत लोग जो पहले जिनको वीक लगता था और उन्होंने ये एक्सरसाइजेस करी, दे हैव गेन्ड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो जब मेनोपॉज की एज आती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से दिल के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। आपने उसके लिए कार्डियो लोगों को सजेस्ट किया। कार्डियो में क्या क्या आता है, अगर महिलाओं को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताएं? स्विमिंग, डांसिंग, जॉगिंग और रनिंग, यस, रनिंग। ब्रिस्क वॉक को किस तरह? ब्रिस्क वॉक, हाँ, यस, दे से 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इन अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी गुड कार्डियो। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे चलिए कि आप बिल्कुल थक जाएं, मतलब 45 मिनट्स के बाद आपको लगे कि आपका पूरा हार्ट बीट एकदम हाई हो गया और अब आपसे चला ही नहीं जाएगा। वो उतनी भी बहुत मतलब कारगर रहती है महिलाओं के लिए। हम अक्सर देखते हैं 3-4 फीमेल्स एक साथ ब्रिस्क वॉक करती हैं, थकती तो नहीं है वो? Until unless कोई टॉपिक गॉसिप का ना चल रहा हो। 3-4 महिलाएं एक साथ वॉक करें, पर गॉसिप वो ब्रिस्क वॉक नहीं करती, वो स्ट्रॉलिंग करती है। आप फिर कहेंगे कि मैम हम तो 2-2 घंटे वॉक करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। मैंने कहा तुम वॉक करते हो, स्ट्रॉलिंग करते हो या ब्रिस्क वॉक करते हो? सो वो टहल रही हैं, वो दौड़ नहीं रहे। तो ब्रिस्क वॉक का अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप जिनके साथ वॉक कर रही हैं उनसे भी बात करने के लिए आपके पास ब्रीथ जो है वो बचे ना कर पाए, बिल्कुल वो ब्रिस्क वॉक कहलाएगी। जो आमतौर पर फीमेल्स करती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेहनत करके बाहर जरूर जाती हैं, उसे डॉक्टर अब लेजर वॉक, स्ट्रोलिंग कहते हैं। वो ब्रिस्क वॉक वाले फायदे आपको नहीं देगी, लेकिन आपको अपने दिल को बचा के रखना है। 40 की उम्र के बाद ईस्ट्रोजन खत्म होता जा रहा है, तो कितने खतरे बढ़ रहे हैं डॉक्टर अंजना ने बताया ही है। मैम, जैसे आपने कहा HRT के अपने खतरे होते हैं, तो
जो कैंडिडेट सिलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है और कितने वक्त के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट दिया जाता है? बेसिकली जिनको बहुत सिवियर सिम्टम्स हैं मेनोपॉज से रिलेटेड उन्हीं को दिया जाता है, प्लस साथ में उसको कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत हैवी क्लॉटिंग किसी को होती है तो उनको नहीं दे सकते हैं, या किसी को कोई लिवर डिजीज है, या कोई पहले कोई ब्रेस्ट में कोई लंप रहा है, या फिर उनको कोई गॉल ब्लैडर का डिजीज है, ऐसे लोगों को हम जनरली रूल आउट करते हैं HRT देने से। कितनी मदद करती है HRT फीमेल्स की, कितने टाइम के लिए? बेसिकली हम लोग जो एक्यूट सिम्टम्स हैं जैसे वेजोमोटर सिम्टम्स वगैरह हैं, उसमें हम 3 to 6 months में वो पेशेंट का सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट अगर उसको लॉन्ग टर्म अगर हमें देना पड़े तो हदद 1 साल तक 2 साल तक दे सकते हैं, बट नॉट अप टू 5 years और 7 years, फिर वो डेंजरस होने लगता है। और बहुत बड़े लेवल पे नर्सेज में ये यूके में स्टडी हुई है, WHI स्टडी के नाम से है, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हमने 5-5, 7-7, 10-10 साल तक दिया HRT, बल्कि 7 साल के बाद तो उनको रोकना पड़ा है, अबॉर्ट करना पड़ा वो स्टडी को, बिकॉज वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओके या तो फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे, एक्सरसाइज, वॉक। डाइट का कोई रोल होता है मेनोपॉज में कि कुछ मदद कर दे? हाँ, बेसिकली एज वी ऑल नो हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लो फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट्स को आपको ज़्यादा खाना है, सैचुरेटेड को कम खाना है, एंड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दैट इज़ वेरी, आजकल तो कहा जाता है कि कार्ब्स तो फैट से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो लो कार्ब डाइट फीमेल को लेनी है, बिकॉज डायबिटीज़ का टेंडेंसी भी बहुत लोगों को इस एज ग्रुप में ही डायबिटीज़ आती है, और प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीजेस। सो लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट, एंड लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन, फ्लूइड्स बहुत सारा लेना है, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं। ओके इसको अगर और आसान भाषा में लोगों को बताएं कि लो कार्ब करना है तो क्या घटाना है थाली में से, हाई प्रोटीन करना है तो क्या बढ़ाना है? हाँ, बेसिकली लो कार्ब में 3 चीजें हैं: आलू, चावल, चीनी। चीनी इज नॉट जस्ट शुगर। चीनी मतलब जितनी भी मीठी चीजें हैं, चाहे वो आम हो, चाहे अंगूर हो, डेजर्ट्स हो, कुकीज हो, मतलब कुछ भी, अगर आइसक्रीम्स हो, जिस भी चीज को खा के आपको एकदम से शुगर रश होता है, कि आपको एकदम सेटिस्फाइड फील होता है, दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ कार्ब्स दैट यू शुड टेक। ओके तो ये वाले हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली, बल्कि ये भी कहा जाता है कि हम जो चपाती भी खाते हैं, गेहूं में भी बहुत कार्ब्स है, उसमें भी हमको वो चना, सोया या फिर और दूसरा जैसे बाजरा वगैरह मिक्स करके खाना चाहिए, बिकॉज उससे फिर हमारा जो कार्ब कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो जिस भी खाने का बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे मैंने कहा एकदम से आपको बहुत सेटिस्फैक्शन फील करता है, आपका शुगर लेवल्स बढ़ा देता है, वो हमें अवॉइड करना है। और प्रोटीन्स में तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप स्प्राउट्स खा सकती हैं डेली, आप पनीर खा सकती हैं, सोया, टोफू खा सकती हैं, आलमंड्स खा सकती हैं। आलमंड्स और वॉलनट्स आर सपोज टू बी वेरी गुड एट दिस एज। एग्स खा सकते हैं आप, एग वाइट्स खाइए, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है येलो पार्ट में, उसको अवॉइड करिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन सूप ले सकते हैं, फिश खा सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी हाई प्रोटीन ऑप्शंस दैट आर देयर। मेनोपॉज के लिए आपके हिसाब से बतौर गायनेकोलॉजिस्ट सही एज क्या होती है और कितने समय तक ये फेज चलता है जिसमें तरह तरह के सिम्टम्स आते रहेंगे? राइट एज आजकल जो मेनोपॉज की हो गई है, दैट इज अराउंड 48 to 49। एक ज़माना था जब 45 हम लोग कट ऑफ कहते थे, बट अब थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज फीमेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है। तो 48-49 के आसपास जनरली आमूमन लोगों को मेनोपॉज होता है। और जो प्री मेनोपॉज है वो मेनोपॉज से कम आप ये मान के चलिए 1.5 से 2 साल पहले शुरू हो जाता है अक्सर लोगों को। 1.5 से 2 साल पहले आपको थोड़ा थोड़ा साइकिल्स में इरेगुलरिटी आने लगेगा। कभी पीरियड्स आ जाएंगे, कभी लगातार आपको 15-15 दिन में आते रहेंगे, फिर ऐसा होगा कि 2-3 महीने नहीं आएंगे, फिर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इरेगुलरिटी रहती है काफ़ी लोगों को। और फिर वेट गेन होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि 1 से 1.5 किलो मतलब 1 साल में वेट गेन हो सकता है पेरीमेनोपॉज में। इसे नॉर्मल मानना चाहिए? हाँ, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। मतलब फीमेल्स, मतलब क्योंकि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है ना, तो हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। और फ्लूइड रिटेंशन बढ़ रहा है और ईस्ट्रोजन्स कमी होने की वजह से, तो हमारा वेट गेन भी होता है। तो ये पेरीमेनोपॉज 1 से 1.5 साल तक लोगों का खिंचता है।
ओके हाँ। और उसके बाद क्या पीरियड्स ऐसे झटके से बंद हो जाएंगे? नॉट रियली ऐसा हो, जैसे मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा इरेगुलर होके फिर हो सकता है कि आपको 3 से 4 महीने ना आए, फिर हो सकता है कि आपको आ जाए, तो 2 साल के अंदर अंदर ना आपको ये पीरियड्स आते जाते रहते हैं। जब ऐसा हो जाए कि अब आपको आज पीरियड नहीं आया और उसके बाद 1 साल तक नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, देन दैट मीन्स यू हैव, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज। कि कोई पीरियड्स अगर आपको मतलब एक पर्टिकुलर एज पे, जैसे 40-45 के बाद अगर आपको 1 साल तक कोई पीरियड नहीं आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप मेनोपॉज में जा रहे हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं और मेनोपॉज का टाइम आया, जैसे आपने कहा कि पीरियड्स आने कम हुए या फिर लगातार आए और फिर आने बंद हो गए, इस दौरान क्या नेसेसरली हर महिला को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है? जागरूकता तो होनी चाहिए अगर नहीं भी डॉक्टर के पास जाती हैं, बट अगर डॉक्टर के पास जाएंगी तो उनको एक प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाएगी। आजकल तो देखिए हेल्थ चेकअप्स का ज़माना है, जबकि सभी के हस्बैंड्स को या बेटों को कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप्स का वो ना फैसिलिटी होती है, तो फीमेल्स को चाहिए कि वो उसको अवेल करें। अक्सर देखा जाता है होती है बट लोग अवेल नहीं करते हैं। वो अपने हस्बैंड्स को भेज देंगी, बेटों को भेज देंगी, खुद नहीं जाएंगी। ये हमारी सभी फीमेल्स की एक ना टिपिकल माइंडसेट होता है कि मतलब अपना ध्यान नहीं रखना है और पूरे फैमिली मेंबर्स का। तो ये अगर वो पूरा ईयरली भी अपना ये चेकअप्स कराते रहें, अपना पैप्समियर करा लें, अपने सारा ब्लड वर्क करा लें, TMT, इको वगैरह करा लें, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अर्ली स्टेजेस पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और काफ़ी महिलाओं का बचाव हो सकता है बीमारियों से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और स्पेसिफिकली पूछती हूँ मैं आपसे। 45 साल की उम्र को मान लेते हैं, एक बीच का पीरियड है, उस दौरान कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि मोटे तौर पर आपको पता चल जाए एक फीमेल को कि वो कहाँ खड़ी है हेल्थ वाइज? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट गायनी के हिसाब से देखा जाए तो पैप्समियर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल इन द सेंस कि अर्ली अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो ये हम इसको फुली ट्रीट कर सकते हैं। बट फिर भी आप ये सोचिए कि हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मर रही है हमारे देश में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, वो कभी आती ही नहीं है पैप्समियर स्क्रीनिंग के लिए। अगर वो आ जाए तो बहुत हम इजीली उसको डिटेक्ट कर लें। आसान टेस्ट है, बहुत OPD प्रोसीजर है, बहुत ही मिनिमम इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ हम सर्विक्स के ऊपर जो पानी होता है उसको ले लेते हैं, उसका स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और देख लेते हैं कोई एब्नॉर्मल सेल्स तो नहीं है। इतनी सी बात है बस। और ईयरली पैप्समियर रिकमेंडेड है, और 3 साल तक अगर आपका पैप्समियर नॉर्मल आ रहा है तो उसके बाद आप अगले 3 साल वेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव करा लें तो अच्छा रहता है। ओके, एक तो ये हुआ। हाँ, और दूसरा है ब्लड वर्क। ब्लड वर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे आपका HbA1c शुगर टेस्ट, बिकॉज फीमेल्स को इस एज में डायबिटीज़ वगैरह होने का, स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री भी है तो हम अपना शुगर टेस्ट करा लें। थायराइड 40 के आसपास थायराइड भी बहुत ऊपर नीचे होता है महिलाओं का। और एज आई सेड लिपिड प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा मैं कहूँगी किडनी फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट हैं जो ब्लड वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और विटामिन के लेवल BS, विटामिन D3, विटामिन B12 लेवल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने भी करा लेंगे तो उनके लिए सफिशेंट है। माइनर सा एक टेस्ट है हार्ट के लिए, इको या ECG। इको ज़्यादा बेहतर होगा। और TMT में क्या होता है कि आप स्ट्रेस इंड्यूस करके हार्ट को चेक करते हो, तो उससे आपको हार्ट की फंक्शनिंग पता चल जाती है। और एक और टेस्ट है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, कि आपका जो बोन्स है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी नहीं। ये 2-4 टेस्ट से हम अपना एक फीमेल का फिटनेस और हेल्थ जब वो मेनोपॉज में जा रही है अच्छे पूरी तरह से जान सकते हैं। बिल्कुल, और ये टेस्ट आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस चीज़ का खतरा ज़्यादा है। अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपको बोन्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। लिपिड प्रोफाइल अगर गड़बड़ आते हैं तो हार्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से पैप्समियर की जो स्क्रीनिंग है वो कई तरह के कैंसर की प्रिवेंशन दे सकती है। ओवरऑल हेल्थ भी इंसान की चेक हो सकती है। खास तौर पर मेनोपॉज के दौरान इन बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है पहले से। ये तो हुई नॉर्मल एज की बात। आजकल हम देख रहे हैं बहुत महिलाओं को अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। तो सबसे पहले तो अर्ली मेनोपॉज हम किस एज ग्रुप को मानेंगे कि ये अगर हो रहा है तो ये जल्दी मानना चाहिए मेनोपॉज? अगर किसी महिलाओं को 40 साल की उम्र से पहले मेनोपॉज हो जाता है तो हम उसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि इसका रेट बहुत बढ़ रहा है। एज अर्ली एज 30, 35, 32 ईयर्स में भी लोगों का जो
ओवरी का रिजर्व है, जो एग्स हैं ओवरी में वो बहुत कम हो रहे हैं। हमें इनडायरेक्टली ऐसे पता चलता है क्योंकि वो आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, 30-35 पे लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए डॉक्टर्स के पास आते हैं, और जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो देखते हैं कि ओवरी का रिजर्व इतना कम है जो कि 40-45 साल के बाद होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल बढ़ रहा है। रीज़न हो सकता है हमारा लाइफस्टाइल, या फिर हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल मैक्सिमल जो फीमेल्स हैं जो मैं देख रही हूँ वो अगेंस्ट द बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती हैं। दे आर वर्किंग इन द नाइट। सी बहुत सारे IT प्रोफेशनल्स, बहुत महिलाएं, अभी इंजीनियर्स भी बहुत हैं, तो वो UK टाइमिंग्स, USA टाइमिंग्स के हिसाब से काम करती हैं। तो उनका जो बायोलॉजिकल, जब उनको सोना चाहिए तब वो जग रही हैं, जब जगना चाहिए तब सो रही हैं, ऊपर से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ होती है तो सबसे ज़्यादा जो हार्म होता है वो ओवरीज के लेवल पर ही होता है। क्योंकि हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी जो ओवरी की हेल्थ है वो खराब होती रहती है, और ऊपर से स्ट्रेस भी बहुत है। आजकल फीमेल्स को वर्क प्लेस पे बहुत स्ट्रेस है, इसीलिए इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। It is one of the major reasons. Number 1 is late marriages, and number 2 is the graveyard shifts जो फीमेल्स आजकल कर रही हैं। अगर 35 साल की उम्र में मेनोपॉज होने लगता है तो फिर हेल्थ इश्यूज भी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आएंगे। डेफिनेटली जो चीज़ हमें 45-50 के आसपास होनी चाहिए वो हमें 30 और 35 साल की उम्र में आने लगती है, और ये फीमेल्स फिर प्राइम कैंडिडेट्स होती हैं जिनको हमें ERT देना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी तो बोन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इतनी जल्दी अगर उनको मेनोपॉज आ गया है। तो वो उनको अंडर मॉनिटरिंग, अंडर सुपरविजन हमें HRT देना पड़ता है फॉर सम टाइम, क्योंकि उनका ईस्ट्रोजन 15 साल पहले खत्म हो गया, और उनका तो फिर मतलब अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत ज़्यादा है ना। अभी से ईस्ट्रोजन्स खत्म हो गए इतना कम एज में, तो उनकी तो बोन्स बिल्कुल ही मतलब फ्रैक्चर प्रोन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमें उनको तो HRT देना ही पड़ता है, और स्ट्रिक्ट सुपरविजन में देते हैं। उनकी पूरा हम एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, लिपिड प्रोफाइल्स, मतलब फिर उनको बहुत रेगुलरली डॉक्टर के पास आना पड़ता है। कोई तरीका है कि अर्ली मेनोपॉज ना हो? नॉट रियली, बिकॉज देखा गया है कि हर महिला जब वो पैदा होती है, एवरी फीमेल बेबी इज बॉर्न विद अबाउट 2 to 3 मिलियन ऑफ एग्स। जब वो पैदा होती है उसकी ओवरीज में इतने एग्स होते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एग्स जो हैं खत्म होते जाते हैं, नेचुरली भी ये खत्म होते हैं। इसीलिए इतने सारे बनाए गए हैं ना, क्योंकि इन्होंने नेचुरली भी हर साइकिल में हमारे मल्टीपल एग्स खत्म होते हैं। और जब कोई भी महिला ऐसे 30-35 साल की उम्र तक पहुंचती है, उसके अंदर 35 से 40 हजार एग्स ही रह जाते हैं, जो कि 2 मिलियन थे एट बर्थ। तो अगर वो ही एग्स, अगर एक्सेलरेटेड डिजेनरेशन हो रहा है, यानी कि बहुत जल्दी अगर वो खत्म हो रहे हैं, तो उनको जल्दी मेनोपॉज हो जाएगा। तो अगर एग्स ही खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो फैक्ट्री है ईस्ट्रोजन बनाने वाली, वही ठप हो गई, तो हम कैसे फिर उसको बढ़ा सकते हैं? तो अगर जो जैसे आपने एक्सप्लेन किया, अगर स्ट्रेस कम लिया जाए, अपना सोना जागना थोड़ा बैलेंस रखा जाए, बिल्कुल, तो मेनोपॉज अपने टाइम पर हो, ये इंश्योर। मैम कई बार जेनेटिक भी होता है। अच्छा, जेनेटिक भी हो सकता है ना, कि आपको कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हों जिसमें कि आपकी ओवरीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने जा रही हैं, जो कि आपके एग्स को खराब कर रही हैं। तो उन महिलाओं को तो फिर वो पैथोलॉजिकल हुआ, वो फिर लाइफस्टाइल या उससे नहीं ठीक होगा। आप अपने एक्सपीरियंस से कितना देखते हैं कि कितने फीमेल्स आती हैं जिनको जेनेटिक वजहों से अर्ली मेनोपॉज हुआ है, और कितनों के लिए खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार होता है? जेनेटिक तो 1 to 2% ही महिलाएं होती हैं जिनको एक्चुअल में जेनेटिक, यानी फिर हम ज्यादातर में मान सकते हैं कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। बिल्कुल। लाइफस्टाइल ठीक रखने से हमारा क्या मतलब है? अगर हम फीमेल्स को समझा पाएं कि इन परेशानियों से बचना है, तो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, प्रॉपर स्लीप। फीमेल्स इतना ज़्यादा वो मतलब सुपर वुमन की तरह बिहेव करती हैं, और उनको होना भी पड़ता है, तो उनका सबसे ज़्यादा स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उसके बाद एक हेल्दी डाइट, अगर हम एक अच्छा पौष्टिक आहार हम अपना खाते हैं, मतलब आप खुद भी खाते हैं, हम अपने बच्चों को और पति को तो खिलाते हैं, बट खुद भी अगर हम उसको खाएं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइजेज, एज आई सेड, एक्सरसाइजेज करने से भी हमारा हेल्थ जो है सही सलामत बनी रह सकती है।
आजकल हम देख रहे हैं फीमेल्स में अल्कोहल और स्मोकिंग की टेंडेंसी Yes, बढ़ी है। yes. क्या ये भी Yes. जिम्मेदार है अर्ली मेनोपॉज के? यस, वो ओवरीज को डैमेज कर सकता है, हमारे एग्स को डैमेज कर सकता है। एक्सेसिव कैफीन भी कहा जाता है कि बहुत हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी लेती हैं उनको भी हम लोग कहते हैं कि मतलब उसका क्वांटिटी कम करना चाहिए। एंड डेफिनेटली निकोटीन एंड अल्कोहल तो दे आर ऑल्सो डेंजरस फॉर द हेल्थ। मेनोपॉज जल्दी होना, ऐसे सोच सकते हैं कि पीरियड्स खत्म हो गए तो छुटकारा मिल गया, लेकिन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आता डेफिनेट है। छुटकारा सिर्फ पीरियड से ही मिलता है, सैनिटरी पैड से मिलता है, अदरवाइज और सारी चीज़ें तो आपकी हेल्थ को मतलब डिटोरेट ही करती हैं। और डॉक्टर की विजिट आपकी बढ़ सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो चीज़ जिस समय पर कुदरत ने डिसाइड की है उसी समय पर आए। कम से कम समस्याओं के साथ भी मेनोपॉज का वक्त गुजारा जा सकता है। जैसे डॉक्टर अंजना ने कहा, हर किसी को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बशर्ते आपने अपना ख्याल पहले भी ठीक से रखा हो और बाद में भी आप ठीक से रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you, अंजना। पूजा। आई एम श्योर बहुत सारी महिलाओं के बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे और बेवजह के मूड स्विंग्स नहीं आएंगे। आई रियली होप। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।